भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जयलेंद्र कुमार और यहां के प्रत्याशी श्री जीतू चरण राम, प्रभारी श्री परमा सिंह जी, श्रीमती माया सिंह जी सिसोदिया, श्री शशि सिंह, श्री भरत रजक, श्री विकास कुमार सिंह, श्री रमेश विश्वकर्मा, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं हैं? मजे में हैं? कोई समस्या नहीं? सब आनंद से रहिए। सड़क वड़क तो सब ठीक ठाक बन गई है? अरे तो आप ही लोगों ने कहा कि नहीं हम ठीक ठाक हैं। सड़क नहीं बनी? या हाथ उठा कर बतलाइए कि सड़क बनी कि नहीं बनी? नहीं। पानी वानी पीने वाला तो साफ सुथरा सब ठीक ठाक आ रहा है? वो भी नहीं। हॉस्पिटल वगैरह तो सब ठीक ठाक चल रहे हैं? वो भी नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल है कि नहीं है? अरे कोई डॉक्टर वॉक्टर कुछ है कि नहीं उसमें? दवाई वाई है कि नहीं? वो भी नहीं। क्या है भाई? कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होती है? बिजली तो 24 घंटे आती है खूब ना? नहीं आती है। तब तो बहुत तकलीफ होती होगी। तकलीफ होती है कि नहीं होती है? होती है। दिन भर के थके हारे आप लोग जब शाम को रात को घरों में पहुंचते होंगे तो कम से कम चमचमाती हुई बिजली की रोशनी में घरवाली का चेहरा भी देखने का अवसर नहीं मिलता होगा। न घरवाली आपको पहचान पाती होगी, न आप घरवाली को पहचान पाते होंगे। ये हालत है आप लोग। बहुत संकट है। न भ्रष्टाचार बहुत है ना? बहुत। बहनों भाइयों, आपको मैं जो भी बातें आपसे मैं करूंगा, आपसे मैं निवेदन करूंगा और हमारे पत्रकार मित्र भी खड़े होंगे तो उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। यदि मैं जनता की अदालत में खड़ा हूं यहां पर, तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर, धोखा देकर जनता का समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर मैं उनका समर्थन हासिल करना चाहूंगा। इसलिए हमारी कोई भी बात गलत हो या हम कोई झूठ बात बोलें तो उसे अखबार के पन्नों पर आप दर्ज कर देना, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। और इसलिए मैंने यह अपील की क्योंकि मैं जानता हूं कि इस आजाद भारत में जब जब चुनाव का समय आया है, नेताओं ने जनता को तरह तरह के आश्वासन दिए हैं, बहुत सारे वादे किए हैं और आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो मैं समझता हूं कि आज हिंदुस्तान सारी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। नहीं पूरा किया, इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूं। और भारत की राजनीति में जो है विश्वास का संकट पैदा हुआ है, इस विश्वास के संकट को भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए हम जो भी बातें जनता से करेंगे वो सही बात करेंगे और इसीलिए मैं आप लोगों से सीधा संवाद भी स्थापित कर रहा हूं। क्या यह सच नहीं है? आपसे जवाब चाहूंगा, क्या यह सच नहीं है? लंबे समय तक यह झारखंड का क्षेत्र बिहार का हिस्सा था। सबसे पहले इस आजाद भारत में झारखंड की गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली को देखते हुए एक ऐसे राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने की सोचा कि जब तक यह झारखंड बिहार का हिस्सा रहेगा तब तक झारखंड राज्य का विकास नहीं हो सकता, यहां की गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली दूर नहीं हो सकती। इसलिए झारखंड को अलग से राज्य बनाया जाना चाहिए और उन्होंने झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा देने का काम किया था। क्या झारखंड की यही हालत देखने के लिए
अटल जी ने इतना बड़ा फैसला किया। झारखंड राज्य बनने के बाद यहां पर सरकारें रही हैं, और मैं कहना चाहता हूं भाजपा की भी सरकार रही है, लेकिन मजबूत सरकार कभी नहीं बन पाई। मिली जुली सरकारें यहां काम करती रही हैं। बराबर कहीं ना कहीं किसी के सहारे की जरूरत होती थी, और बराबर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रहती थी, और कांग्रेस की बराबर फितरत यही रहती थी, चाहे जो कुछ भी हो, झारखंड की सरकार को गिराओ, यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाओ। सरकार को कभी काम करने ही नहीं दिया किसी की सरकार। हां, इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, कांग्रेस की भी उसमें भागीदारी थी। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने झारखंड की जनता के साथ इंसाफ किया? और इस आजाद भारत में भी देखे बहनों भाइयों, 67 वर्षों की इस आजादी के काल में 55-60 वर्षों तक लगातार हुकूमत यदि किसी एक पार्टी ने की है तो वह कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के लोगों से मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं, भारत को दुनिया का धनवान देश बनाने के लिए, भारत की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए अभी आपको और कितना समय चाहिए? कब तक आप लोग भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? बहनों भाइयों, इस सवाल का इनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं, आजाद भारत में आप लोगों ने इस बार लोकसभा के चुनाव में करिश्मा किया है मेरे बहनों भाई। कोई सोच नहीं सकता था कि हिंदुस्तान की राजनीति में कोई ऐसी भी राजनीतिक पार्टी होगी जो कभी गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी होगी जो कि बहुमत के आधार पर कभी सरकार बना सके। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार आप लोगों ने एक गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार आपने दिल्ली में बना दी है। इसके लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नरेंद्र भाई मोदी को आपने भारत का प्रधानमंत्री बनाया है, और आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने 6 महीने के अंदर भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा कर दिया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय यह सरकार बनी उस समय मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मैं अमेरिका गया। जैसे यहां पर लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही अमेरिका में सीनेट और कांग्रेस होती है। सीनेट और कांग्रेस के लोगों ने मुझे दावत दी, किसी ने लंच दिया, किसी ने डिनर दिया। सारे वहां के बड़े बड़े नेताओं से, सभी से बातचीत हुई, अधिकारियों से बातचीत हुई। जब मैं चलने लगा वहां से, तो हमसे सीनेट के, यानी जो राज्यसभा होती है वहां की, उसके एक बड़े नेता ने पूछा, साहब राजनाथ सिंह जी, अंग्रेजी में पूछा कि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया है, तो यह बतलाइए कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने नरेंद्र भाई मोदी को अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी है, वीजा देने से मना कर दिया। तो आपने इतनी बात की, इतने बड़े बड़े नेताओं से आपकी बातचीत हुई, लेकिन किसी से आपने नहीं कहा कि नरेंद्र भाई मोदी को वीजा दे दो ताकि वह अमेरिका आ सकें। क्यों नहीं कहा आपने? तो मैंने कहा कि एक तो नरेंद्र भाई मोदी ने कभी भी अमेरिका आने की इच्छा नहीं व्यक्त की, तो वीजा मांगने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन याद रखना, कुछ ही महीनों के बाद यदि लोकसभा का चुनाव होगा तो हिंदुस्तान की जनता ऐसे हालात पैदा कर देगी कि यही अमेरिका रेड कार्पेट बिछाकर नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत करेगा बहनों भाइयों। और वैसे ही हालात आप सबने पैदा किए हैं, या आप सब लोगों ने करिश्मा इसे हिंदुस्तान में किया। सरकार तो बन गई। आप ये जानना चाहते होंगे कि 6 महीने के अंदर आपकी सरकार ने क्या काम किया।
बहनों भाइयों, यहां याद दिलाना चाहता हूं कि 10 वर्षों तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही है और इसके पहले की भी जो कांग्रेस की सरकार रही है, उस सरकार के भी इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। जब जब कांग्रेस हुकूमत में आई है तब तक महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है और पिछले 10 वर्षों में भी लगातार महंगाई बढ़ी है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 6 महीने के अंदर बढ़ती हुई महंगाई को हमने केवल रोकने में कामयाबी हासिल नहीं की है, बल्कि महंगाई के स्तर को हमने नीचे ला देने में कामयाबी हासिल की है। बराबर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कांग्रेस के शासनकाल में हर महीने बढ़ती रहती थी, हर महीने। जब देखिए तब महीने में 2 बार 3 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती थी। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है 6 महीने के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 13-14% की कमी लाने में कामयाबी यदि किसी सरकार ने हासिल की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हासिल की है। पेट्रोल और डीजल की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो ऐसे सामान जो दुकानों पर पहुंचते हैं वह पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर लदकर ही पहुंचते हैं और जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो इन सब सारी चीजों की कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं और सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। लेकिन उसको कम करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तान की गरीब जनता पर, समाज की अंतिम पीढ़ी पर जो लोग बैठे हैं उन पर सबसे पहले नजर डाली है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों का बैंक में खाता नहीं रहा होगा। इधर 3-4 महीने में आप लोगों ने बैंक में अपना खाता खोला है कि नहीं? कितने लोगों ने खोला है? जरा हाथ उठा के बता सकते हैं? अभी नहीं खोला? कितने लोगों के बैंक में खाते नहीं है? परिवारों के जरा हाथ उठाइए, बतलाइए मुझे। अधिकांश लोगों के हैं। इसका मतलब कि बड़े पैसे वाले हैं क्या आप लोग? हैं? जब जोर से बोलो भैया तब सुनेंगे, हम जवाब देंगे आप। नहीं, यदि बैंक को हिदायत है, बैंक को हमारी सरकार ने कहा है कि जिस परिवार के पास फूटी कौड़ी भी न हो, यदि वह अपना बैंक में खाता खोलना चाहता है तो उसका बैंक में खाता खोला जाना चाहिए, ताकि सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, बच्चों की स्कॉलरशिप हो, खाद पर मिलने वाली सब्सिडी हो, मनरेगा का पैसा हो, कोई भी पैसा हो, कोई भी सहायता जो सरकार से मिलती है वह दिल्ली के बैंक के खाते से सीधे चलेगी और इस खूंटी में जो आपका खाता होगा उस खाते में पहुंच जाएगी, बिचौलिए बीच से समाप्त हो जाएंगे और आधा अधूरा जो आपको लाभ मिलता था वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने चलाया है। और भले ही जीरो अकाउंट आपका क्यों हो, परिवार का कोई सदस्य भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख रुपए का उसका बीमा पक्का रहेगा, उसे 1 लाख रुपए प्राप्त होंगे। यह है प्रधानमंत्री जनधन योजना। हिंदुस्तान के नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने के लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कदम उठाए हैं। सारे दुनिया के देशों में जो हमारी भारत की साख बनी है, लोग चाहते हैं कि भारत में हम जाएं, भारत में हम पूंजी निवेश करें, भारत में हम उद्योग खोलें। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने आमंत्रित किया है, लोगों से कहा आइए, 49% आपका और 51% पैसा हमारा, यानी मालिकाना हक हमारा रहेगा, आपका नहीं रहेगा। आइए, पैसा लगाइए, पूंजी लगाइए, यहां सामान बनना चाहिए और ऐसा सामान बनना चाहिए जिस पर लिखा होना चाहिए मेड इन इंडिया, भारत का बना हुआ सामान है, यह लिखा होना चाहिए। अभी तक दुनिया के दूसरे देशों के जो सामान होते हैं जिस पर मेड इन जापान लिखा होता है, मेड इन अमेरिका लिखा होता है, मेड इन जर्मनी लिखा होता है,
तो लोग कहते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान होगा, लेकिन जिस पर मेड इन इंडिया लिखा होता है लोग समझते हैं गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो बहनों भाइयों, 5 से लेकर 10 साल कम से कम हम लोगों को लगेंगे। 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा करेंगे कि हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों का बना हुआ माल जब दुनिया के दूसरे देशों में जाएगा और उस माल पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, तब दुनिया के लोग समझेंगे बेहतरीन माल यदि कोई हो सकता है तो वही हो सकता है जिस पर मेड इन इंडिया लिखा हो। वैसे हालात हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं। बाहर से पूंजी निवेश होगा, देश में पैसा आएगा, रोजगार देंगे हमारे नौजवानों को, लेकिन इतने से ही सारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता। यह भी हम हकीकत जानते हैं। छोटे छोटे उद्योगों को हमको बढ़ावा देना होगा। छोटे छोटे उद्योगों को, चिप्स बनाने का उद्योग हो सकता है, टोमेटो की चटनी से केचप बोलते हैं वो बनाने का हो सकता है, तरह तरह के अचार हो सकते हैं, हथकरघे हो सकते हैं, अन्य बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग हो सकते हैं जो कि गांवों में खड़े किए जा सकते हैं। केवल सरकार की जिम्मेदारी यह है कि उसकी क्वालिटी तय कर दे, अच्छी क्वालिटी हो, और साथ ही साथ उसके लिए मार्केट मिल जाए, देश के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। गांधी जी भी कहा करते थे भारत को यदि ताकतवर भारत बनाना है तो गांवों को मजबूत बनाना होगा, गांवों में छोटे छोटे उद्योग खोलने होंगे। जब तक हिंदुस्तान का गांव मजबूत नहीं होगा तब तक यह हिंदुस्तान मजबूत नहीं हो सकता है। यह गांधी जी का सपना था, इस सपने को भी हम साकार करेंगे। सारी योजना हम लोगों ने बना रखी है, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने बनाया हो ऐसा नहीं है। जब हम और नरेंद्र भाई मोदी दोनों लोग अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उसी समय हम लोगों ने तय कर लिया था। सरकार बनने के बाद यदि हम योजना बनाना शुरू करेंगे तो फिर 6 महीने साल भर लग जाएगा योजना बनाने में। इसलिए सरकार में नहीं थे तभी हम लोगों ने सारी योजनाएं बना ली थी, और इसीलिए धड़ाधड़ सारी योजनाएं लागू करना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। और बहनों भाइयों, आपने देखा अभी हाल में ही चुनाव हुए थे हरियाणा के और महाराष्ट्र के। हरियाणा में कभी हमारी सरकार नहीं थी, महाराष्ट्र में भी अपने दमखम के आधार पर कभी सरकार नहीं थी। लोग कहते थे इस बार भी बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन आपने देखा हरियाणा में बहुमत के आधार पर हम लोगों ने सरकार बना दी है। जनता ने बनाई है, आपके आशीर्वाद से वह सरकार बनी है। तो आज मैं आपसे अपील करने आया हूं, और ये केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, हमारे प्रेस के मित्र खड़े हैं, इनसे भी आप पूछिए। आप भी जानते होंगे, मैं जानता हूं, सभी हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया की सर्वेक्षण एजेंसियां यह मानकर चल रही हैं कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी यदि सरकार किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस हकीकत को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और आज जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान हुआ है, और बहनों भाइयों, हालात में कैसे परिवर्तन हम लोगों ने ला दिए हैं। जो मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग जहां पर इतना कम मतदान पहले होता था, शायद जो जानकारी प्राप्त हुई है लगभग 60% से भी अधिक लोगों ने स्थान पर जम्मू कश्मीर में मतदान किया है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। यह भी जानकारी हासिल हुई है, पक्के कितने प्रतिशत हुई है उसके बारे में भी मैं नहीं कह सकता, 5 बजे के बाद उसकी जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन जो मुझे सूचना अभी दी गई है। लेकिन मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, लोगों के अंदर भरोसा बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। यहां पर सीसीएल की माइंस है कि नहीं है ना? सब ठीक ठाक चल रहा है? बहुत हालत खराब है, देखा जाएगा, खराब है। अच्छा ये बताइए, जिन लोगों की जमीन ली जाती है उनको रॉयल्टी का कुछ हिस्सा उससा मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल नहीं। बहनों भाइयों, हम लोगों ने तय किया है
कि जिसकी जमीन ली जाएगी उसको भी रॉयल्टी में लाभ मिलेगा, रॉयल्टी में उसका भी हिस्सा होगा। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे कोल कंपनियां ही उसकी मालिक हो जाएं। यह मुकम्मल व्यवस्था करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आदिवासी होगा, अनुसूचित वर्ग का होगा अथवा कोई भी होगा जिसकी जमीन जाती है, उसका भी उसमें मालिकाना हक होना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। क्षेत्र का विकास होना चाहिए, भले ही वह सरकारी कंपनी हो, हर सरकारी कंपनी की भी अथवा कोई प्राइवेट कंपनी हो, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कुछ सामाजिक दायित्व भी होता है। सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना होगा। ऐसी मुकम्मल व्यवस्था करेंगे, पक्की व्यवस्था हम लोग करेंगे। नक्सलवाद वगैरह का तो कोई संकट नहीं है। आप है क्या है? भरा हुआ है। ठीक है बहनों भाइयों, ये चिंता का विषय है। मैं पहले भी अपील कर चुका हूं, आज फिर से उस अपील को मैं दोहराना चाहता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमारे माओवादी जो नक्सल गतिविधियों में लगे हुए हैं, यह मानते हैं कि बंदूक की गोलियों से ही परिवर्तन हो सकता है, तो यह हकीकत नहीं है। यदि वह सत्ता में बदल लाना चाहते हैं, व्यवस्था में यदि बदल लाना चाहते हैं, तो उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा। बंदूक के द्वारा न तो सत्ता में बदल लाई जा सकती है, न व्यवस्था में बदल लाई जा सकती है। बहनों भाइयों, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार यदि कोई होता है जो हर जनता के हाथ में होता है, वह वोट का हथियार होता है। वोट के हथियार के माध्यम से बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। बड़ी से बड़ी सत्ता भी बदली जा सकती है और व्यवस्था भी बदली जा सकती है। और मैं अपने सारे माओवादी मित्रों से कहना चाहता हूं, चीन जहां पर माओ पैदा हुए थे, जहां पर माओवादी नीतियों का जन्म हुआ था, आज वह चीन माओवाद को छोड़कर दुनिया के विकसित देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। दुनिया का ताकतवर देश बनता जा रहा है। यदि माओवाद के रास्ते पर चलता रहता हुआ चीन, तो आज वह दुनिया के ताकतवर देशों का टक्कर लेने की स्थिति में न रह जाता। इस हकीकत को समझना चाहिए। हिंदुस्तान की गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली, यदि हम इसे दूर करना चाहते हैं तो हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा। और मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, हिंसा का रास्ता छोड़िए। हिंसा छोड़नी चाहिए। आप हिंसा छोड़िए, आपको हिंसा छोड़नी पड़ेगी। भारत हिंसा कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाकर भगवान बुद्ध ने केवल भारतवासियों को ही नहीं, सारी दुनिया को एक दिशा देने का काम किया है। महात्मा गांधी ने भी उसी रास्ते पर चलकर इस काम को किया। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते। और हम तो कहते हैं, हमसे कोई बात करना चाहता है तो हम बात करने को तैयार है। कोई भी बात करने को तैयार है, हम बात करने को तैयार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि हमारे प्रत्याशी जीतू चरण जी, जीत तो पहले ही लगा है, नाम में ही जीत, तो नाम में ही जीतू, जो हर समय जीतता रहे उसी का नाम जीतू। और होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, मुझे बताया गया। होम्योपैथ के पहले से डॉक्टर, ऐसी दवा कि थोड़ा अधिक भी खा लीजिए तो कोई नुकसान नहीं होगा, पक्की दवा। तो जीतू राम जी को जिता देंगे कि नहीं जिताएंगे? पक्का? मैं मान के जाऊं? एक बार भारत माता की जय बोलकर आप लोग हाथ उठाकर बोल दीजिए तो मैं मान लो। मान लिया। इधर के लोग थोड़ा सा कम हाथ उठा है।